Hi everyone, welcome back. This video is in continuation to the chapter Indigo of your book Flamingo, and we are at page number 52. So we left at the point जब गांधी जी को समन ऑर्डर आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और वो कैसे जाने से पहले अपने स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि इन केस ही डज नॉट रिटर्न तो कैसे उनके पीछे से लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट बनना है, कैसे उन लोगों को अपने सारे ऑर्डर्स जितने भी उनको आएंगे किस प्रकार उन्हें वो डिसोबे करने हैं. सो रीडिंग अहेड, Gandhi had 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers' situation. The commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. Gandhi remained in the Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. So we see here कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को बुलाया तो था, लेकिन उन्हें जेल में डालने के लिए नहीं, लेकिन उनके साथ डिस्कस करने के लिए फाइनली उन लोगों ने एक कमिटी फॉर्म कर दी, एक कमीशन फॉर्म हो गई जिसके अंदर इंक्वायरी होगी या इन्वेस्टिगेशन होगी कि जो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण में उन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है और उनके साथ क्या क्या इनजस्टिस हो रही है. सो अबाउट दिस, इस कमीशन में बहुत सारे लोग थे, लेकिन जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, हर ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और जो पेजेंट्स थे उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन था? गांधी जी. क्योंकि गांधी जी अब इतने ज़्यादा एक्वेंट हो चुके थे, वो इस मैटर में इतना घुस चुके थे कि उन्हें अब अगला पिछला सब कुछ पता था. ही हैड इंटरैक्टेड विद सो मैनी पेजेंट्स, ही हैड मीटिंग्स विद सो मैनी लॉयर्स जिन्होंने उनके केसेस हैंडल किए थे, दैट ही वॉज नाउ अवेयर कि उन लोगों की क्या कंडीशन है और उन लोगों के साथ क्या एक्चुअली में रियलिटी है जो उनके साथ हो रहा है. सो जो यहाँ पर बात करी जा रही कि कैसे एक अनलेटर्ड पेजेंट, मतलब बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के, कैसे गांधी जी को लखनऊ में बस एक पेजेंट ने आके बोला था आई वॉन्ट यू टू कम टू चंपारण, और कहाँ आज वो हैं. ऑलरेडी उनको कितने 7 महीने हो चुके हैं. यहाँ पर लिखा है दैट he remained for initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. So we see कैसे already 7 months plus जितनी उनकी छोटे छोटे ट्रिप्स लगते हैं चंपारण में, ऑलरेडी इतना टाइम वो लगा चुके हैं गांधी जी इस पूरे मैटर को क्लोज करने के लिए. कहाँ तो वो सिर्फ एक पेजेंट ने बस उनको रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ कम टू चंपारण, और कहाँ आज 7 months हो चुके ऑलरेडी एंड स्टिल दिस इज गोइंग ऑन. सो वो कहता है द एक्सपेक्टेशन क्या थी कि कुछ दिन का काम होगा एंड इट वुड गेट ओवर, बट कहाँ आज ऑलरेडी 1 year ऑफ गांधीज लाइफ ये कंज्यूम कर चुका था. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. They thought he would demand repayment in full, the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. So जब एक कमिटी फॉर्म हुई, डेफिनेटली जब एक कमीशन फॉर्म हुई तो इन्वेस्टिगेशन हुई, और कैसे लोगों, मतलब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चल गया फाइनली कि कैसे इन लैंडलॉर्ड्स ने मिलकर इन शेयर क्रॉपर्स से डिसीटफुली, मतलब उनको चोरी चकाटे के साथ, मतलब उनको बिना बताए
उनको उन्होंने एक्चुअल रियलिटी नहीं बताई, बट इनके साथ एक गेम करा, कैसे इन्होंने उनको साथ एक्सटॉर्ट करा मनी, इनसे इन्होंने पैसा निकलवाया बेसिकली उनसे. So it's written here how thinking probably he would not give way. Okay, so extort करा तो बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल गया ऑलरेडी उन लोगों को अगेंस्ट द लैंड ओनर्स. तो अब लैंडलॉर्ड्स भी ठीक है चलो मान गए कि चलो हम लोग उन लोगों का पैसा वापस करते हैं. पर वो गांधी जी से पूछते हैं अगर वापस करना भी है तो कितना करना है. तो गांधी जी ने कहा आप सिर्फ 50% उनका पैसा वापस कर दो. सो लैंडलॉर्ड्स वर रियली दे वर रियली टेकन अ बैक, क्योंकि वो लोग तो यही सोच रहे थे कि ये तो शायद 100% रीपेमेंट मांगेंगे गांधी जी, बट उन्होंने सिर्फ 50% मांगी और वो वहाँ पर अड़ गए कि नहीं 50% से ना ऊपर ना नीचे, 50% तो तुम्हें देना ही देना है. So thinking probably that he would not give way, a representative of planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. डेडलॉक कहाँ पे होता है? जब दोनों पार्टीज अड़ जाएं, वो कहे कि नहीं आप 50 दो, वो कहे कि नहीं मैं 50 नहीं दूंगा. सो दैट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जब एक डेडलॉक आ जाता है, व्हेन नो वन इज रेडी टू नेगोशिएट. कोई आपस में वो एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता और इस डेडलॉक की वजह से किसी भी पार्टी का फ़ायदा नहीं हो सकता. तो यहाँ पे हमने देखा कैसे उन लोगों ने, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स था उन लोगों, उसने कहा कि हम 25% देंगे और गांधी जी ने डेडलॉक ब्रेक करा एंड ही सेड ओके तुम लोग 25% दो. सो द सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन. यूनानिमसली मतलब टुगेदर, एक एज अ ग्रुप उन्होंने ये डिसाइड करा, कंक्लूड करा कि हम लोग 25% लैंडलॉर्ड जो हैं 25% ऑफ द मनी जो उन्होंने उन शेयर क्रॉपर्स से लिया था वो उनको रिटर्न करेंगे. Gandhi explained that the amount of refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasant saw that he had the rights and defenders. He learned courage. See, कैसे हमें पता चलता है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे गांधी जी ने सब कुछ प्लान करा, स्ट्रैटेजाइज करा, एंड हाउ विद द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल ही वाज एबल टू हेल्प दीज पेजेंट्स गेट द जस्टिस. उन लोगों को 25% अमाउंट तो मिल गया, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मेरे लिए वो 25% या मेरे लिए वो मॉनेटरी वैल्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है. मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि दिस टाइम ब्रिटिशर्स हैड टू गिव इन. इस बारी सिर झुकाया ब्रिटिशर्स ने, मतलब वो लोग ये नेगोशिएशन बेसिकली उनके खिलाफ हमें एविडेंस मिला था, सो दे लॉस्ट इन अ वे. तो इसीलिए वो कहते हैं कि मेरे लिए द रिफंड अमाउंट वॉज लेस इम्पॉर्टेंट, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए क्या था कि लैंडलॉर्ड्स को दे वर ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर. उनको वो उतना पार्ट ऑफ मनी सरेंडर करना ही पड़ा और साथ ही साथ उन्हें अपनी प्रेस्टीज भी सरेंडर करनी पड़ी. मतलब जो उनकी वो प्राइड थी कि हाँ हम लोग तुमसे सुपीरियर हैं, एंड वो जो उनका घमंड था वो भी साथ ही साथ टूट गया और उन्हें वो भी सरेंडर करना पड़ा. Therefore, as far as peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. तो प्लांटर्स के लिए वो जो पेजेंट्स के लिए वो जो प्लांटर्स या लैंडलॉर्ड्स थे वो तो लॉ से भी बढ़कर थे, क्योंकि लॉ की नहीं चलती थी वहाँ उनकी चलती थी. तो यहाँ पर इस इंसिडेंट के बाद पेजेंट्स को पता चला कि उनके खुद के भी कुछ हक हैं. दे ऑल्सो हैव सम राइट्स विच दे कैन एक्सरसाइज, एंड डिफेंडर्स, एंड साथ ही उनके साथ लड़ने वाले भी बहुत लोग हैं जो उनके लिए लड़ेंगे. ही लर्नड करेज, मतलब कहाँ तो वो एकदम टेरर स्ट्रिकन होते थे एंड बहुत ज़्यादा लो इन कॉन्फिडेंस, बहुत डरे हुए होते थे. इस इंसिडेंट के बाद दे लर्नड करेज, मतलब उन्हें वो धीरे धीरे वो डर भगाया और धीरे धीरे वो उन्होंने करेज अपने अंदर लाने की कोशिश करी. Events justified Gandhi's position.
Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the present. Indigo sharecropping disappeared. See, this was a victory. एक बहुत ही विक्टोरियस इंसिडेंट था. इट वॉज अ ट्रायम्फ फॉर गांधी जी की कैसे उन्होंने थोड़े ही सालों में वो प्लांटेशन का सिस्टम ही बदल डाला. प्लांटर्स को, जो वो सारे ओनर्स थे, दे हैड टू अबैंडन देयर एस्टेट्स. मतलब वो जो डिविजन्स हुई थी एस्टेट्स में, हिस्से बटे हुए थे, वो उनको फोरगो करने पड़े और साथ में ही ये पेजेंट्स के पास उनका हिस्सा चला गया. और इसी के साथ शेयर क्रॉपिंग ऑल्सो डिसअपियर्ड. Gandhi never contented himself with large political or economical solutions. He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately. He appealed for teachers. Mahadev Desai, Narhari Parekh, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. Several more came from Bombay, Pune, and other distant parts of the land. Devadas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. So we see how great the father of our nation, Mahatma Gandhi, was. जहाँ की उनका जो मेन पर्पस था चंपारण जाने का, वो था कि उन्हें वो शेयर क्रॉपिंग फार्मर्स को जस्टिस दिलानी है. जब वो उनका पर्पस अकम्प्लिश भी हो गया, स्टिल ये नहीं कि वो वापस लौट चले. उन्होंने देखा चंपारण एज अ सिटी या एज अ टाउन कितना ज़्यादा कल्चरली और सोशली बैकवर्ड है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए. जैसे कि उन्होंने बहुत सारे टीचर्स अपॉइंट करे. उनके जितने डिसाइपल्स से कुछ डिसाइपल को बोला उन्होंने वहाँ पे सोशल वर्क के लिए वॉलंटियर करने को. साथ ही उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को भेजा, अपनी वाइफ को भेजा. वो लोग क्या सिखाते थे वहाँ पर? क्लेनिनेस के बारे में सिखाते थे. जो आश्रम के रूल्स थे, क्लेनिनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में सिखाते थे. ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए करी. ही टुक दो स्टेप्स. वो मतलब ये नहीं सेटिस्फाई हो गए, चलो मेरा मिशन एकम्प्लिश हो गया, अब मैं निकलता हूँ. नहीं, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस भी है, तो उन्होंने इसको भी अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए. प्राइमरी स्कूल्स भी खोले उन्होंने 6 विलेजेस में, और यहाँ पर अपनी वाइफ को, जैसा मैंने बोला, और अपने छोटे बेटे को भी भेज दिया. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. Gandhi got a doctor to volunteer his service for 6 months. 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil, and anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. He asked Kasturbai to talk to them about it. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. So we see how Gandhi ji was so caring about his people, about his country. कैसे वो कितने सेल्फलेसली होकर काम करते थे सबके लिए, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न. वो अपने लिए कुछ डिमांड नहीं करते थे, वो सिर्फ लोगों की भलाई कर रहे थे. ही वॉज ट्राइंग टू अपलिफ्ट द पीपल, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसे वो रह रहे हैं. अपनी वाइफ को कहते हैं, उनको अपने आपस में जितनी लेडीज़ हैं उनको समझाने के लिए, उनके जो फिल्थी स्टेट ऑफ क्लोथ्स हैं उसको ठीक करने के लिए. और साथ ही वो कैसे अपने डॉक्टर्स को अपॉइंट करते हैं उस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में या चंपारण टाउन में, जिससे वो साथ में फ्री मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. Even though he was for a very long time staying in Champaran,
उन्होंने ये नहीं कि अपने आश्रम को भूल गए, ऐसा नहीं किया। उन्होंने लेटर्स के थ्रू अपडेटेड रखा अपने आप को कि फाइनेंस अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं उसके, वहाँ पे क्या चल रहा है। और वो अपने वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए मैसेजेस भिजवाते थे कि जो पुराने लैट्रीन पॉट्स हैं जहाँ पर सब लोग जिनको यूज़ करते हैं उनको फिल करके उनके ऊपर मिट्टी डालकर नए गड्ढे खोदें ताकि वो पुराने गड्ढों में से ज़्यादा स्मेल ना आए। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me in my own country. But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free. So we see this line, Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. This is a very important question which can be asked. Why was this incident a turning point in Gandhi's life? So we'll discuss it in a while. But ये जो line है इसका कहना क्या चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट एवर टाइम था शायद जब इंडियंस ने अपनी आवाज़ उठाई, जब इंडियंस अपने हक के लिए इकट्ठा हुए। वो डर कर नहीं बैठे ब्रिटिशर्स से, बट वो इकट्ठा होकर उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने डिसोबे करे उनके ऑर्डर्स। उन्हें लॉ से भी अभव मानते थे वो लोग, लेकिन फिर भी उनके ऑर्डर्स को उन्होंने डिसोबे करा और वो इतने ब्रेव हो गए कि हाँ हम जेल तक चले जाएंगे, मतलब इतने ब्रेव हो गए, दे गॉट सो मच करेज। तो ये पूरा एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ही सेज कि ये कोई ऑर्डिनरी, ये उन्होंने कहा कि मैंने जो किया ना बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ थी, मैंने बस ब्रिटिशर्स को ये बोला, समझाना चाहा कि वो मेरी कंट्री में रहकर मुझे ही ऑर्डर नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है। इट वॉज दैट सिंपल फॉर हिम। बट ओके, so this line his was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living and human being. वो कहते हैं कि उसकी जो लॉयल्टी थी गांधी जी की, इट वॉज नॉट लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, मतलब वो सब कुछ सिर्फ फैंटेसाइज नहीं करता था। he was just not dreaming, he was actually doing things, he was actually loyal to his people, he actually took those steps, those brave bold steps to support his people, his Indians, and steps to reunite them and fight this freedom movement. Early in Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist. Okay, we have another name whom we should write about. इनका नाम है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। और ये थे कौन? चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of Mahatma Gandhi. I am just writing the English pacifist for reference. So ये with time he became devoted to devoted follower बन गए महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी की टीचिंग्स और प्रीचिंग्स के फॉलोअर बन गए। Came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. तो ये गुड बाय बोलने आए गांधी जी को बिफोर ही वॉज लिविंग फॉर फिजी आइलैंड्स। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. Andrews was willing if Gandhi agreed, but Gandhi was vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. The cause is just and you must rely upon yourselves to win the battle."
You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. So you see, गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया. वो ये कह रहे थे, उनके जो फ्रेंड्स थे वो ये उनको एडवाइस कर रहे थे कि वो अब एंड्रयूज़ को कहें कि वो रुककर चंपारण में उनकी मदद करे, लेकिन गांधी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया, कहकर कि तुम्हें लगता है, उनको समझा रहे थे अपने लॉयर फ्रेंड्स को कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इस अनइक्वल फाइट में, जहाँ पे उनको पता है कि ब्रिटिशर्स आर सो पावरफुल एज ऑफ नाउ दैन द इंडियंस, ही सेड इफ़ वी कीप वन इंग्लिश पर्सन, मतलब वो एक अंग्रेज़ को अपनी तरफ कर लें तो क्या वो ये लड़ाई जीत जाएंगे? क्या ये आइडिया बहुत ही अच्छा होगा? नहीं, वो कहते हैं ये शो करेगा कि हम लोग कितने वीक हैं, कि हम लोग अपने ही लोगों पर रिलाई नहीं कर सकते इस बैटल को विन करने के लिए. With that he disagrees that Andrews should not stay in Champaran and help them. So he had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in his way taught us a lesson in self-reliance. You see, Rajendra Prasad ने क्या बोला? Exactly यही हमारे दिमाग में था, क्योंकि ये अनइक्वल फाइट है तो क्यों ना हम एक अंग्रेज़ को अपनी तरफ कर लें और हम उसका सहारा लेकर कोशिश करें कि हम ये लड़ाई जीतें. तो एग्जैक्टली राजेंद्र प्रसाद ने यही बोला कि यही चल रहा था हमारे दिमाग में, और इसी चीज़ को गांधी जी ने पकड़ कर बोला कि नहीं, वी शुड बी सेल्फ रिलायंट, हमें अपने खुद के लोगों पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपने खुद के स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए, एंड वी शुड बिलीव इन आवरसेल्फ एंड वी शुड विन दिस फाइट. Self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. So you see कैसे ये सारी स्टोरी इंटरकनेक्टेड थी. सेल्फ रिलायंस सिखाई, इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में बताया और शेयरक्रॉपर्स से कहानी शुरू हुई थी. One incident brought so many things together, so many movements started and people got together. उन्हें सेल्फ रिलायंस का मतलब समझ में आया. ये सब चीज़ें इस इंसिडेंट से वो लोग सीख पाए. Coming to the questions now, अब हम लोग इसके questions डिस्कस करेंगे. Understanding the text. So पहला question जो आता है, why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be the turning point in his life? As I told you friends कि ये बहुत important question है और अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम पेपर्स में कि ये इंसिडेंट आखिर टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ क्यों था. हमें इस आंसर में 2-3 चीज़ें बतानी है. सो पहली चीज़, आई वुड सजेस्ट यू कीप नोटिंग, बिकॉज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अब. तो आप एक पेपर पेन पे जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी, यू कैन मेंशन दोज पॉइंट्स एंड क्रिएट योर ओन आंसर्स. सबसे पहले चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट क्यों था. सो गांधी हिमसेल्फ कंसिडर्ड चंपारण एपिसोड्स टू बी अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज it was then that he decided to urge the departure of British from India. तब उन्हें वो अर्ज हुई थी एक तो डिपार्चर ऑफ ब्रिटिशर्स की, कि उन्हें ब्रिटिशर्स को भगाना है. तो चंपारण एपिसोड जो था साथ ही साथ वो फर्स्ट एपिसोड था ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया. When Gandhiji he was on his way to Champaran, he stayed in Muzaffarpur, met the lawyers who were fighting cases for sharecroppers. वहाँ रुक कर उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को रिब्यूक करा था कि तुम इतनी ज़्यादा फीस क्यों चार्ज करते हो. एंड कैसे जब वो आगे बढ़ते गए अपनी जर्नी में, स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन बाय पेजेंट्स व्हेन गांधी वाज प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट showed that they were instilled with a new strength and spirit. वो सब लोग तैयार हो गए थे गांधी जी के साथ खड़े होने के लिए, जिसकी वजह से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी डर गई थी, बॉफल हो गई थी कि इतना क्राउड हम मैनेज कैसे करेंगे. Another thing which was important, official commission of inquiry which was set up into the indigo sharecropping. जो ऑफिशियल कमीशन सेटअप हो गई वो कितना एक टर्निंग पॉइंट था अगेन, कि इंक्वायरी हुई, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई. कहाँ तो ब्रिटिशर्स ने जो कह दिया वही माना जाता था, बट यहाँ पर उनको क्वेश्चन करा गया एंड उनके खिलाफ सबूत भी मिले.
and they had to render 25% of the money eventually to the sharecroppers. साथ ही साथ ये sharecropping abandon हुई और कैसे बीच में जब गांधी जी को समन नोटिस आया था तो सब उनके लॉयर फ्रेंड्स भी तैयार हो गए जेल जाने को विद गांधी जी. So all these points, all these things clubbed together will form a long answer for this question और ये बहुत important है. So I would suggest you include all these important points और उनको describe करो, उनके बारे में लिखो. उससे क्या हम लोग को पता चलता है कैसे हम towards the civil disobedience movement या towards the freedom movement हम कैसे आगे बढ़ते गए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टेंसेस. ओके, सो गांधी जी कैसे लॉयर्स को इन्फ्लुएंस कर पाए. व्हेन ही वाज ऑन हिज वे टू मुजफ्फरनगर टू obtain more information about the atrocities done on the sharecroppers, there were lawyers who were called to brief him about the present situation. तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि आप कितनी फ़ीस चार्ज करते हो. When they told them गांधी जी about the fee that they charge, गांधी जी rebuked them by telling them to dismiss all these court cases and why they charge such high fees. एक तो इस पॉइंट पे उन्होंने उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए कि हम लोगों को एक कोर्ट केसेस से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि हमारे खुद के लोग आर टेरर स्ट्रिकन. उन्होंने यही वर्ड्स यूज़ करे थे, दैट दे आर सो टेरिफाइड, वी नीड टू फ्री देम फ्रॉम फियर. उनका मोटिव ये था कि उन्हें उन पेजेंट्स के मन से वो डर बाहर निकालना था ताकि वो अपने हक के लिए लड़ पाएँ और वो अपने हक से जी पाएँ. ऑल्सो व्हेन गांधी जी रिसीव्ड समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट, ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद to come from Bihar along with influential people. एक तो तब उन्होंने मदद मांगी थी. And many prominent lawyers arrived and they discussed with him, they conferred with him. And when गांधी जी ने उनसे और किसी ने जब सवाल उठाया कि अगर गांधी जी चले गए जेल में तो बाकी सब लोग क्या करेंगे, तो कैसे पहले उनका ये ख्यालात था कि अगर गांधी जी चले गए तो हम भी अपने घर चले जाएंगे. लेकिन नहीं, उनको ये रियलाइज़ कराया गांधी जी ने कि हम लोग एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, वो है सोशल इनजस्टिस विच इज़ हैपनिंग या फिर इनजस्टिस विच इज़ हैपनिंग विद द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स. एंड वी नीड, इन केस आई एम नॉट देयर, यू ऑल नीड टू फाइट ऑन देयर बिहाफ. तो वो लोग इतना इंस्पायर हो गए कि कैसे एक एकदम अनजान आदमी उन लोगों के लिए जेल जाने को तैयार है और यहाँ पर वो इस सिचुएशन से भाग रहे हैं. उस मोमेंट पे वो लोग सब तैयार हो गए टू गो टू प्रिजन अलॉन्ग विद गांधी जी. सो दैट वाज द पावर ऑफ यूनिटी जो उनके अंदर इंस्टिल हुई आफ्टर दे हैड मीटिंग्स विद गांधी जी. ही वाज एबल टू इन्फ्लुएंस देम. उस टाइम पे गांधी जी को लगा दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑल्सो वन. ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड, what was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? So we have discussed this quite a number of times now कि कैसे होम रूल के जो एडवोकेट्स थे, मतलब जो लोग होम रूल के सपोर्टर्स थे, जो कहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, ऐसे लोगों के जो सपोर्टर्स थे, एक एवरेज इंडियन के लिए ऐसी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा डरावना, एक उनके लिए बहुत एक हॉरर था उनके दिमाग में कि अगर उन्होंने सपोर्ट करा तो साथ ही ब्रिटिशर्स उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज़ वॉट दैट इज़ वाई दीज एवरेज इंडियंस in smaller localities they were not in favor of supporting the advocates of home rule. हम बोल सकते हैं that the country that the advocates they were throughout encouraging the common man to participate, लेकिन वो फिर भी डरते थे, they were terror stricken. बट वी सी कि कैसे धीरे धीरे वो लोग को कन्विंस कर पाए जब वो एक मास बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ
जेबी प्रोफेसर जेबी कृपलानी आ जाते हैं उनको स्टेशन पे रिसीव करने। तब हम देखते हैं कि वो लोग नहीं डरे, कैसे उनको शेल्टर मिलता है प्रोफेसर मलकानी के घर 2 दिन का। तब हम देखते हैं उनमें करेज आया। इट वॉज एन एक्ट ऑफ करेज ओनली ना, क्योंकि पहले तो वो इतना डरते थे सब लोग, बट धीरे धीरे व्हेन दे गॉट टू नो दैट देयर इज समवन हु इज़ फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ लार्ज ग्रुप, उनकी जस्टिस के लिए कोई लड़ रहा है, तो सब में धीरे धीरे वो करेज डेवलप हो गया। So that was all for this question. Moving on to the next. How do we know that ordinary people too contributed in the freedom movement? It is somewhat similar, we can say, कि हम कह सकते हैं कि for the success of any movement we need the cooperation and participation of the masses. And हमें पता चलता है कि जब गांधी जी अराइव करते हैं मुजफ्फरपुर में, तब मल्टीट्यूड ऑफ पेजेंट्स ब्लैक एंड मोतिहारी, जब वो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से भर देते हैं, इतने लोग आ जाते हैं उनसे देखने, उन्हें मिलने, उन्हें सपोर्ट करने, तो हमें पता चलता है कि उनका कंट्रीब्यूशन भी था। अगर वो क्राउड इतना मैसिव नहीं होता तो शायद गांधी जी का वो केस भी ड्रॉप नहीं होता। दे न्यू दैट महात्मा वुड वॉन्ट हेल्प एंड ही वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, इसीलिए वो लोग सब दूर दूर से चल कर आए थे। It was perhaps the first kind of spontaneous demonstration of Indian against Britishers. पहली बार ऐसा हुआ था। So seeing this situation under control, तब ब्रिटिशर्स ने गांधी जी की हेल्प ली थी टू रेगुलेट द क्राउड। तो इससे हमें पता चलता है कि पीपल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, दे ऑल्सो गॉट द करेज, उन्होंने भी पूरा अच्छे से सपोर्ट करा गांधी जी को इन दिस मूवमेंट। Now we are going to discuss 2-3 more questions of this chapter only. I can write down the questions in my notepad and you can note down in yours. So moving on to the questions. Some extra questions. पहला क्वेश्चन है, who was Rajkumar Shukla and why was he very persistent? तो हम सबको पता है राजकुमार शुक्ला क्या कौन था। राजकुमार शुक्ला was a indigo sharecropper from Champaran. He was poor and oppressed class of sharecroppers and he patiently followed Gandhiji and with all the determination, because he wanted Gandhiji to visit Champaran and help his community. He wanted Gandhiji to fight against the exploitation done by the Britishers, done by the British landlords. Second question, what was the problem of sharecroppers in Champaran? Exact problem क्या थी उन लोगों के साथ? What was the problem of sharecroppers in Champaran? हमने ये भी डिस्कस करा था हमारे while I was explaining you the chapter exact problem. So problem ये थी that most of the land in Champaran was owned by British landlords. They were holding estates of land which were worked by the Indian sharecroppers. The sharecroppers were forced to work on their as tenants. They had to plant, they were forced to plant 15% of indigo in their holding. जो उन्हें holdings मिली उसके अंदर का 15% तो उनको indigo ही plant करना था. Further, they were supposed to surrender all the grown indigo to the British landlords as rent in return for rent
मतलब वो उनसे रेंट नहीं चार्ज करते थे, बट उनसे वो इंडिगो, वो 15% जो इंडिगो ग्रो करा है उन्होंने अपनी होल्डिंग्स पर, वो मांगते थे एज रेंट. Moving on to the next question. This is the third one. Third क्या है? Who was Charles Andrews? Why did Gandhi want his help to get? What did Gandhi's friends want his help for? Want his help for. ये तो हमने अभी करा था, अभी हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे. सो इसके आंसर में आप लिखोगे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वॉज एन इंग्लिश पैसिफिस्ट हु वॉज अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी. गांधी जी रिफ्यूज्ड to seek Andrew's help in their battle against the Britishmen in order to be self-reliant. Taking help from an Englishman to fight against the Britishers would be considered as a weakness. And Gandhiji's friends wanted to seek his help in order to bring an Englishman on their side to help them in their freedom movement. एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. वाई डिड महात्मा गांधी अग्री टू ओनली 25% ऑफ पेमेंट्स द पेजेंट्स हैड मेड. वाई डिड गांधी जी अग्री टू ओनली 25% of the payments the peasants had made. So हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वो सिर्फ 25% हमने डिस्कस किया था कि फॉर गांधी जी इट वॉज नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी, बट इट वॉज अबाउट द फैक्ट दैट ब्रिटिशर्स वर obliged to surrender the money which they had extorted deceitfully from the sharecroppers and partly their prestige. तो उनके लिए दोनों चीज़ें मायने रखती थी कि वो obliged थे वो सरेंडर करने के लिए अपने वो पैसे और उनकी प्रेस्टीज. ठीक है, तो मूविंग ऑन. what did Mahatma Gandhi do as to improve the life of residents of Champaran? What did Mahatma Gandhi do to improve the life of residents of चंपारण? तो हमने देखा कि उन्होंने कितना कुछ करा था. डॉक्टर्स अपॉइंट करे थे, वॉलंटियर्स अपॉइंट करे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे को भेजा, अपनी वाइफ को भेजा वहाँ की सिचुएशंस को ठीक करने के लिए. सो वी कैन स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग दैट गांधी जी saw the social and cultural backwardness of Champaran and decided to do something. He appealed for teachers, set up primary schools in 6 villages. Personal cleanliness and community sanitation पे उनकी wife कस्तूरबाई used to teach them
and used to also talk to the females about the filthy condition of their clothes. And during his stay in Champaran, he kept a watch at ashram, उनके finance accounts, and he also suggested to them कि वहाँ के पुराने latrine pots को वो pits को वो fill करके new latrine pits dig करें. With this, okay, last one more question I would like to discuss with you. This question is, how did the episode change plight of the peasants? This is another important question. How did the episode change the plight of सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड. प्लाइट का मतलब होता है उनकी कंडीशन. तो इस एपिसोड ने पेजेंट्स की कंडीशन को कैसे इम्प्रूव करा, वील टॉक अबाउट दैट. सो टिल द टाइम ये अग्रीमेंट नहीं हुआ था या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ऑनसेट नहीं हुआ था, तब तक तो पेजेंट्स सब पेट्रीफाइड थे, बहुत डरे हुए थे, या दे वर टेरिफाइड, दे वर टेरर स्ट्रिकन, यू कैन यूज दीज वर्ड्स, कि उनके मन में वो डर बैठा हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो टिल द टाइम दिस अग्रीमेंट वाज नॉट डन, they used to consider them above law. They were deceitfully and illegally extorting money from the sharecroppers, ये हमें पता ही है. With the settlement, एक तो Britishers were obliged to return their money and also they had to surrender their prestige. तो हमें इससे पता चला that with this episode the peasants gained that courage to fight for their own rights and to fight for their own freedom. उनको इकट्ठे यूनिटी की पावर समझ आई एक तो. सेकेंड, उन्हें ये पता चला that they had someone to defend them and that they could fight against the Britishers freely. और उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ और लोग भी जुड़ जाएंगे इस मूवमेंट में. उन्हें ये रियलाइजेशन हुई इस एपिसोड के बाद, इस पूरे इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो फार्मर्स के साथ इनजस्टिस थी, इस एपिसोड के बाद उन्हें ये रियलाइजेशन हुई दैट इफ़ दे फाइट इट, इफ़ दे आर फ्री फ्रॉम फियर, then they can fight this fight against the Britishers. And with this we come to an end for this chapter and this video. Thank you for watching. Just make sure that you are revising all these questions. हमने जो लिस्ट बनाई थी नेम्स की, जो इम्पोर्टेंट लोगों के नाम इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं, you have to remember them and frame your answers accordingly. Thank you guys, thank you for watching.